Very good morning, dear students. Welcome back to Sachdeva's chemistry classes. आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट को आप इस एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड कीजिए। आपके पास ना एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि एसिटिक एसिड। आपको मैंने क्या बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो वीक एसिड होते हैं या वीक बेसिस होते हैं। ठीक है? तो ये एक वीक एसिड है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो ये इक्विलिब्रियम शो करता है, क्योंकि ये पूरी तरह से आयोनाइज़ नहीं करता, डिसोशिएट नहीं करता। ये एसीटेट और हाइड्रोजन आयन में डिसोशिएट कर गया। आप इसकी सॉल्यूशन में ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन में ना एक ऐसा सॉल्ट ऐड कीजिए जिसका कोई आयन इसके साथ कॉमन हो। पर ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। और इसका एक आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो है कॉमन होना चाहिए। तो आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन में, यानी कि एक कंटेनर ले लिया, उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया वाटर में। तो आपको एसीटेट और हाइड्रोजन आयन मिल गया। उसमें आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट के किसी आयन से कॉमन होना चाहिए, चाहे एसीटेट से हो जाए चाहे हाइड्रोजन से। तो हमें नज़र आ रहा है कि सोडियम एसीटेट में एसीटेट आयन जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के एसीटेट आयन से कॉमन है। ये पूरी तरह से डिसोशिएट कर जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एसीटेट आयन और सोडियम आयन मिल गया। तो ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे आपने अपनी नोटबुक में ऐसे ही बनाना है। आपको नहीं लगता कि ये आयन एक जैसे हैं? तो अगर एक जैसे हैं तो इनको कौन सा आयन बोलेंगे? कॉमन आयन। तो लीचेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई, क्योंकि एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एसीटेट दे रहा है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरी तरह से एसीटेट दे रहा है। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है, यानी कि एसीटेट आयन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है तो लीचेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इस प्रिंसिपल में ये कहा गया था कि ये इस इफ़ेक्ट को अनडू करने की कोशिश करेगा, अनडू करेगा। तो अनडू करने के लिए क्या होगा कि ये दोनों दोबारा से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना देंगे और फर्दर आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की सप्रेस हो जाएगी या कम हो जाएगी। यानी कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया। बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लीचेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली शिफ्ट किया। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि कॉमन आयन की वजह से एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यानी वन ऑफ द प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई थी। तो इसलिए इक्विलिब्रियम हैज़ टू शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो डेफिनेटली एसिटिक एसिड जो है वो आपके पास दोबारा आ गया। इसकी फर्दर आयनाइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर इसकी फर्दर आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में बहुत ही कम आयोनाइज करता है, और इसी इफ़ेक्ट को कॉमन आयन इफ़ेक्ट कहते हैं। आप और एग्जांपल ले सकते हैं। और एग्जांपल लेने के लिए आप वीक इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, और ये आपको पता है कि वीक बेस है। तो वीक बेस जो है वो क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये NH4 प्लस और OH नेगेटिव में डिसोशिएट कर जाएगा। इसमें आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दीजिए। ये NH4Cl जो है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोशिएट कर जाएगा। किस में? अमोनियम आयन में और क्लोराइड आयन में। तो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिसका एक आयन कम से कम इसके साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन के साथ मैच करता था। और इस केस में जो आयन मैच करता था वो अमोनियम आयन था। तो ये
कॉमन आयन हो गया ना, तो ये कॉमन आयन हो गया। तो लीचेटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको फिर से मिल जाएगा, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयनाइजेशन बहुत ही डिक्रीज कर जाएगी। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। आई एम श्योर बच्चा आपने ये एग्जाम्पल भी अपनी कॉपी पे लिखनी है, ये वाली एग्जाम्पल भी अपनी कॉपी पे लिखनी है। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट आपको समझ लग गया। आगे हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट या सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया के बारे में पढ़ना है। तो इसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिए। कुछ सॉल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पर कुछ सॉल्ट जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट स्पेरिंगली, स्पेरिंगली का मतलब होता है लेस सॉल्युबल इन वाटर। जो द लेटर हैं, लेटर मतलब AgCl, PbSO4 और बेरियम सल्फेट रेडिली, क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं तो ये रेडिली सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देंगे। और जो फॉर्मर हैं यानी कि NaCl, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, ये बनाएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो डिज़ोल्व होते जाते हैं, डिज़ोल्व होते जाते हैं, डिज़ोल्व होते जाते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए इनको आपको और ऐड करना पड़ेगा, वाटर में और ऐड करना पड़ेगा। तो इनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, मतलब लार्ज अमाउंट में अगर इनको डालें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनती है। तो अब आपको पता चल गया कि जो सॉल्ट्स मोर सॉल्युबल हैं वाटर में या सॉल्वेंट में, उनकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको इनकी ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और जो लेस सॉल्युबल हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं, इनकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन फास्टर बनती है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जो सॉल्ट्स होते हैं वैसे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो जब भी इनका कोई भी अमाउंट सॉल्यूशन में जाता है तो ये ऑयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए ऑयंस के बीच में और इनकी सॉलिड स्टेट के बीच में सॉल्ट की इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। जैसे हम सिल्वर क्लोराइड की एग्जांपल दे रहे हैं। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। इसको वाटर में डाला तो ये एक्वस बन गया। फिर फर्दर क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसको ऑयन बनाने में जो है Ag+ और Cl क्लोराइड के जो Cl नेगेटिव के या क्लोराइड आयन के जो आयन्स बनेंगे, सिल्वर और क्लोराइड के कैटायन और एनायन के जो ये आयन्स बने हैं, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करते हैं। आप चाहें तो इस स्टेप को बीच में से स्किप कर सकते हैं। आप सीधा लिख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड की जो इक्विलिब्रियम है सिल्वर एक्वस और क्लोराइड एक्वस के साथ है, क्योंकि आपने इसको कौन से मीडियम में डाला है, एक्वस मीडियम में डाला है। क्या ये आपको क्लियर है? आगे चलते हैं। ऐसे ही बेरियम सल्फेट को एक्वस मीडियम में डालेंगे तो बेरियम एक्वस और सल्फेट एक्वस मिल जाएगा। आपको इनकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ये ना हो कि आपको पता ही ना हो कि बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। दिस यू मस्ट रिमेंबर। और सोडियम क्लोराइड को एक्वस मीडियम में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ ना, ये देखिए। तो एक्वस तो तभी हो सकता है जब वाटर में डालोगे, तो ये Na+ और Cl नेगेटिव बना देगा। तो अगर ये जो ऑयन्स हैं, इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट की सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, और अगर इनकी कोई स्टिचोमेट्री है उसको रेज़ कर दें, तो हम इसको एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके। जैसे AXBY है, तो एक्स की ए की स्टिचोमेट्री एक्स है,
और इसकी वैलेंसी वाई पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए ये ए एक्स है, पॉजिटिव है, ये बी सॉरी वाई पॉजिटिव है, और ये बी एक्स नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाता है, ए एक्स आ जाता है और बी वाई आ जाता है। यानी कि वाई ए के ऊपर कौन सा चार्ज है, वाई पॉजिटिव, तो ए के ऊपर वाई पॉजिटिव हो गया, बी के ऊपर कौन सा चार्ज है, एक्स नेगेटिव, बी के ऊपर एक्स नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन ए एक्स है तो ए की स्टिचोमेट्री एक्स हो गई, और बी वाई है तो वाई की बी की स्टिचोमेट्री जो है वो क्या होगी, वाई होगी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली ऊपर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, और जो स्टिचोमेट्री है उसको रेज करना है। इसकी स्टिचोमेट्री ए वाई प्लस की स्टिचोमेट्री क्या है, एक्स, तो एक्स रेज कर दिया, और बी एक्स नेगेटिव की स्टिचोमेट्री वाई है तो वाई को रेज कर दिया। नीचे हमने रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिख दी। अब जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, तो ये सॉलिड है। तो सॉलिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपको जो पीछे एक वीडियो में जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, आपको बताया था कि सॉलिड के लिए और प्योर लिक्विड के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होती है। इसको आप के डैश कांस्टेंट के साथ लिख सकते हैं। तो इस के डैश को के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास आ गया के को, ये के को के डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो के डैश आ गया। ये एक नया सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, नया कांस्टेंट आ गया, जिसे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, के को ए एक्स बी वाई से मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। उसके बाद हमने कहा है कि ये जो है वो के डैश के इक्वल है, तो फिर के को के डैश से मल्टीप्लाई किया तो ये के एस पी आ गया। तो अगले स्टेप में फिर क्या होगा, के एस पी इज इक्वल टू, ये के एस पी हो गया, क्योंकि के डैश और के इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू ए, ए की ऑक्सीडेशन स्टेट वाई प्लस, इसकी स्टिचोमेट्री को एक्स रेज किया हुआ है, बी, बी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्स नेगेटिव है, और इसकी स्टिचोमेट्री को वाई रेज किया हुआ है। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो ऐसे ही इनके एक्सप्रेशन दे सकते हैं। अगर हमने बेरियम सल्फेट का एक्सप्रेशन देना है तो फिर हम क्या लिखेंगे, के एस पी इज इक्वल टू बेरियम की मोलर कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, है ना। तो ये हम अब आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से बताते हैं, पर उससे पहले हम सिल्वर क्लोराइड की भी एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड जो है वो सिल्वर और क्लोराइड दे रहा है, एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन स्टिचोमेट्री कोई है नहीं तो रेज नहीं करी, और नीचे रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये तो यूनिट कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हमने क्या लिखा था, के डैश लिखा था। तो इसको AgCl सॉलिड को के से मल्टीप्लाई करने का मतलब है के को के डैश से मल्टीप्लाई कर दिया। के को के डैश से मल्टीप्लाई, के को हमने AgCl सॉलिड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास Ag प्लस एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस आ गया। ठीक है, इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और ये AgCl जो है सॉलिड, ये किसके इक्वल है, के डैश के।
तो हम क्या लिखेंगे K इंटू के डैश, जो किसके इक्वल होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट. सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant each raised to power equal to stoichiometry coefficient. पर स्टिचोमेट्री कॉफिशेंट है ही नहीं है, आगे कुछ लगा ही नहीं हुआ, तो हम पावर को रेज नहीं कर सकते. देख लीजिए, 1 मिनट लगा के देख लीजिए कि ये मैंने जो सॉल्व किया है, क्या ये आपको क्लियर है? ठीक है गाइस, ओके, आगे चलते हैं. ये आगे उसने, मैंने उसी पेज पे कर दिया है, मैंने कहा अगले पेज पे जाएंगे तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, ये सारा उसने ऐसे दे दिया. अब AgCl के लिए हमारा KSP जो है वो किसके इक्वल है, Ag प्लस और Cl नेगेटिव के. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मैग्नीशियम 2 प्लस और 2 हाइड्रोक्साइड में डिसोशिएट होता है. तो KSP जब लिखेंगे तो मैग्नीशियम की तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट ही लिखेंगे, पर हाइड्रोक्साइड की स्टिचोमेट्री 2 है, तो इस स्टिचोमेट्री को आपने रेज कर देना है हाइड्रोक्साइड के ऊपर. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड की स्टिचोमेट्री 3 है, तो इसको आपने हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्साइड के ऊपर रेज कर देना है. ये एग्ज़ाम्पल बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये बहुत ही बार सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में आई हुई है, क्योंकि इसमें बच्चों को ना डिसोशिएट नहीं करना आता. Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट है, तो ये 2 सिल्वर कैटायन में और 1 क्रोमेटायन में डिसोशिएट करता है. तो सिल्वर की स्टिचोमेट्री 2 है, तो 2 रेज कर दिया, क्रोमेट की नहीं है, तो KSP इज इक्वल टू सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन, सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन को रेज किया 2 पावर से, क्रोमेट को नहीं रेज किया क्योंकि इसकी स्टिचोमेट्री नहीं है. तो अब हम KSP की डेफिनेशन को, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ products each raised to power equal to their stoichiometry coefficient in the balanced chemical equation. Got it? तो यहाँ पे इस लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑइंस, ये ऑइंस हैं, ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट ये वाला है या ये वाला है, इन इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन. मैंने अपनी डेफिनेशन में कौन सी टर्म मिस कर दी थी, सैचुरेटेड सोल्यूशन. मतलब ये सारे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन जल्दी बना देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो सॉल्ट हाईली सॉल्युबल होते हैं. एट गिवन टेम्परेचर रेज टू पावर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय, नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस, जैसे सिल्वर क्रोमेट कितने आयन प्रोड्यूस करता है, 2 सिल्वर प्रोड्यूस करता है, तो सिल्वर की स्टिचोमेट्री को 2 से रेज कर देना है. गॉट इट? तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एंड इट इज़ द हाईएस्ट लिमिट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन. अब हम कुछ जनरलाइजेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर सॉल्यूशन में जो सॉल्ट है प्रेसिपिटेट हो जाता है गिवन टेम्परेचर पे, तो ये तभी होता है इफ प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यू. मतलब आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, तो जो सॉल्ट है सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और अगर कम है तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल,
सिल्वर क्लोराइड का के सी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का वैल्यू जो है 1.7 × 10⁻⁻10 है, और एंड इट इज़ मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू सिल्वर ब्रोमाइड का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा है। तो ये जो है अ, हमने इन दोनों की जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू को कंपेयर किया है, तो इनकी रिलेटिव सॉल्युबिलिटी को हम वाटर के अंदर कंपेयर करते हैं। तो जिस केएसपी की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, वो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो इसका मतलब सिल्वर क्लोराइड का केएसपी का वैल्यू ज़्यादा है सिल्वर ब्रोमाइड के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 10⁻⁻10 है, यहाँ पे 10⁻³ है। तो सिल्वर क्लोराइड का केएसपी इज़ ग्रेटर देन सिल्वर ब्रोमाइड का केएसपी। तो सिल्वर क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूशन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर ब्रोमाइड के। इसका मतलब सिल्वर ब्रोमाइड की प्रेसिपिटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सिल्वर क्लोराइड के। गॉट इट? अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट के डिफरेंसेस आपने जो हैं वो पढ़ने हैं। वैसे तो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया, पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लिया जाता है। आयनिक प्रोडक्ट में जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है वो सॉल्यूशन की किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, और आयनिक प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ सैचुरेटेड नहीं बल्कि अनसैचुरेटेड या ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। केएसपी की वैल्यू जो है फिक्स होती है फिक्स टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है उसे आयनिक प्रोडक्ट को के आई से लिख देते हैं, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को के एस पी से लिखते हैं। आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज होती है जब आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में चेंज होगी, क्योंकि हम यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को पकड़ ही नहीं रहे, हम किसी भी सॉल्यूशन में आयन की कॉन्सेंट्रेशन को पकड़ रहे हैं। तो नेचुरली के आई की वैल्यू आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से चेंज होती जाएगी। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। आगे ये आपने दो चीज़ें ज़रूर याद करनी है। अगर के आई लेस देन के एस पी है तो सॉल्यूशन के अंदर कोई प्रेसिपिटेट जो है वो नहीं बनेंगे, और अगर के आई की वैल्यू यानी कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन के एस पी है तो प्रेसिपिटेशन बनेगी। ठीक है, अब हम सॉल्युबिलिटी, ये एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की, तो पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ ली। दूसरी एप्लीकेशन पे आते हैं। इससे हम सॉल्युबिलिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की निकाल सकते हैं। ये सिल्वर क्लोराइड है, तो एक्वस मीडियम में ये हमें एजी प्लस एक्वस और क्लोराइड एक्वस देता है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी को एस ले लेते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी को एस ले लेते हैं। तो के एस पी किसके इक्वल होता है? ऑइन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल, और अगर कोई स्टिचोमेट्री है तो उसको रेज कर देना है। तो इसकी वैल्यू एस पुट करोगे, इसकी वैल्यू एस पुट करोगे, एस को एस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एस स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब कि एस के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर इज इक्वल टू के एस पी, और एस इज इक्वल टू अंडर रूट के एस पी। यानी कि अगर आपने ए बी टाइप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो उसका आंसर है अंडर रूट के एस पी। मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा
किताब में इतनी एग्जांपल्स शायद ना दी हों, एनसीईआरटी में तो नहीं, रेफरेंस बुक में हो सकता दी हो। तो हमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पार्ट देखने की हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझ लग जाए। दो एग्जांपल मैं आपको और कराना चाहूँगा बिफोर आई फिनिश माय लेक्चर, बिफोर आई कंक्लूड माय लेक्चर फॉर द डे। सिल्वर क्रोमेट है, तो इसमें ये दो सिल्वर आयन और एक क्रोमेट आयन देता है। तो दो है ना, तो यहाँ पे टू लिख देंगे, तो सॉल्युबिलिटी को एस लिख देंगे, और ये वन स्टिचोमेट्री है, इसको एस लिख देंगे। के एस पी किसके इक्वल होता है, ए जी प्लस, और इसकी स्टिचोमेट्री को रेज करना है, और साथ में क्रोमेट लिख दिया। अब यहाँ पे आपने एक टेक्निकलिटी है, ध्यान रखना है। ये जो 2s है वो हमने Ag की जगह लिख दिया, और इसकी पावर जो है 2 है वो भी लेनी है। 2s मतलब जो स्टिचोमेट्री है उसके साथ s को मल्टीप्लाई भी करना है, और स्टिचोमेट्री को रेज भी करना है, मल्टीप्लाई बाय क्रोमेट की जो सॉल्युबिलिटी है s है। ये 4s स्क्वायर हो गया, और ये s है। 4s स्क्वायर को s से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4s क्यूब आ जाएगा। तो मतलब 4s क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, के एस पी के है। ठीक है, तो अगर 4s क्यूब के एस पी के इक्वल है तो आपने s निकालना है, तो s निकालेंगे तो s का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो बेटा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में था, एक एल्युमिनियम और 3 हाइड्रोक्साइड दे रहा है, तो एल्युमिनियम की सॉल्युबिलिटी को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी को 3s, क्योंकि इसकी स्टिचोमेट्री 3s है। तो के एस पी किसके इक्वल होता है, एल्युमिनियम की कटायन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी स्टिचोमेट्री को 3 रेज करना है। एल्युमिनियम की सॉल्युबिलिटी तो एस है, एस ही लिख लीजिए। और मैंने बताया था कि जब आप हाइड्रोक्साइड की या किसी भी आयन की स्टिचोमेट्री जो दी होती है उसको एस से मल्टीप्लाई भी करना होता है, रेज भी करना होता है। जैसे ये हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है 3s है, तो उसको इसमें रख दिया, पर पावर भी है, तो मतलब स्टिचोमेट्री को एस से मल्टीप्लाई भी करना है और रेज भी करना है। तो 27s4 आ गया, यानी कि के एस पी इज इक्वल टू 27s4 हो गया। यहाँ से आप s निकाल सकते हैं। ऐसे कैल्शियम फॉस्फेट है, ये हमें 3 कैल्शियम और 2 फॉस्फेट देता है। के एस पी इज इक्वल टू कैल्शियम की स्टिचोमेट्री को 3 रेज करना है, फॉस्फेट की स्टिचोमेट्री को 2 रेज करना है। तो यहाँ पे आप 3s लिखेंगे, उसकी पावर को 3 रेज कर दिया। यहाँ पे आप फॉस्फेट के लिए 2s लिखेंगे, उसकी स्टिचोमेट्री को 2 रेज कर दिया। 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब जो लेना है, 27s क्यूब हो गया, 2 का 4s स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया 27s क्यूब। ठीक है, और ये आ गया 4s स्क्वायर। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 108। और जब पावर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, s5 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब के एस पी जो है 108s5 के इक्वल है, तो s आपने यहाँ से निकाल लिया। That is all I wanted to take up for today's lecture. I'm sure this is very clear to you guys. In case you had a problem, you can definitely ask me. Notes अपने हाथों से बनाइए, रोज मुझसे चेक करवाइए। कई बच्चे नोट्स नहीं सेंड करते, दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो नोट्स आपको डेफिनेटली जो हैं वो चेक करवाने हैं। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट लर्निंग। In case any problem, you connect to me after 6:30 in the evening. Love you.